Hi aspirants, welcome to our channel. We were discussing in the last lecture types of vector. Now we are continuing from this. We will start from unit vector. क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ये वेक्टर एक बहुत ही important कैटेगरी के अंदर है टाइप्स ऑफ वेक्टर में. Why? Because it has directions. Its only work, main role is to provide directions. So let us see how we can use this particular vector in our problem. And first of all, we need to know the formula and the application part. So let's begin this. So what is unit vector? First, the vector which have unit magnitude, जिसका magnitude कितना हो, 1 हो. Now what is the role? So role is, तो मैंने बता ही दिया, to give directions. Representations इसका सारे vectors से अलग होता है. Generally हम लोग vectors को कैसे represent करते हैं? ऐसे स्मॉलर अल्फाबेट में या ऐसे बिगर अल्फाबेट में. बट ये एक ऐसा ओनली यूनिक वेक्टर है जिसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसे कैप और हैट के साथ करते हैं. दिस इज द ओनली वेक्टर बिकॉज इट हैज सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज प्रोवाइडिंग अस द डायरेक्शंस. सो नाउ लेट्स गो फॉर द फॉर्मुलेशन पार्ट. हाउ कैन वी फॉर्मुलेट इट? सी द कंटेंट. फॉर्मुलेशन पार्ट. Formulation part. So यूनिट वेक्टर कोई अलग से नहीं होता. हम लोग यूनिट वेक्टर को कंस्ट्रक्ट करते हैं. जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में बताया था आपको कि यूनिट वेक्टर का खुद का अपना डायरेक्शंस नहीं होता. वो एक्चुअली उसी वेक्टर के अलोंग होता है जो जिससे ये डिराइव होता है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास सपोज करो एक ओरिजिनल वेक्टर है, वेक्टर ए. आई हैव ओरिजिनल वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड ए यूनिट है. नाउ हम क्या चाहते हैं, इस वेक्टर से फॉर्म करना यूनिट वेक्टर. कैसे करेंगे? सिंस इट इज अ वेक्टर, मीन्स इट इज अ फंक्शन ऑफ टू थिंग्स. व्हाट? मैग्नीट्यूड पार्ट एंड डायरेक्शन. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. वेक्टर इज अ फंक्शन ऑफ टू थिंग, बेसिकली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सपोज हम इस वेक्टर को, अभी इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए यूनिट है, मतलब यहां से ये जो लेंथ है एरो हेड का, दैट इज ए यूनिट. हम इसको 1 यूनिट बनाना चाहते हैं. कैसे कर सकते हैं? किसी भी नंबर को 1 कैसे बनाया जा सकता है? बहुत ही इजी है. मान लो मेरे पास 100 है, हम इसको 1 बनाते तो 100 से डिवाइड कर सकता है तो 1 हो जाएगा. तो अगर हमको किसी भी क्वांटिटी को 1 करना है तो हमको उसी से डिवाइड करना होगा. अब मुझे ये एक मेरे पास मेन वेक्टर है. अब इसको हमको कन्वर्ट करना है एक ऐसे वेक्टर में जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो. तो मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से, जैसा कि मैग्नीट्यूड का आपको पता है, रिप्रेजेंटेशन ओनली पता है, आपको कैसे निकालना होगा अभी बताऊंगा. तो ये है, मैंने क्या किया, इस मेन वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया है. तो क्या होने वाला है, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड तो सेम बनने वाला है. दैट विल गेट कैंसिल आउट. तो मैग्नीट्यूड बनने वाला है 1. लेकिन इसके पास एक और चीज था, वो था डायरेक्शंस. तो यहां से एक वेक्टर क्रिएट होने वाला है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और इसका डायरेक्शंस क्या होगा, वो इसी वेक्टर का डायरेक्शंस होगा जो इस वेक्टर का डायरेक्शन है. मतलब उसको हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर ए. दिस इज द फॉर्मुलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम किसी भी यूनिट वेक्टर को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, अगर हमको उसका मेन वेक्टर पता हो तो हम उस मेन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके हम लोग उसका यूनिट वेक्टर पता कर लेते हैं. दिस इज द ओनली आइडिया बिहाइंड इट. यूनिट वेक्टर मीन्स सपोज आई हैव गिवन अ वेक्टर. if I want to get unit vector, how can we do this? We can do it very easily by dividing the main vector by its own magnitude. We will get the unit vector. That's it. This is the whole funda behind unit vector. So 3 standard orthogonal unit vector. We have to study 3 standard orthogonal unit vector. मतलब एक 3 रेफरेंस है यूनिट वेक्टर का जो हम लोगों को स्टडी करना होगा टू अंडरस्टैंड यूनिट वेक्टर, हाउ इट इज गिविंग डायरेक्शंस. व्हाट आर दोज 3? लेट अस सी. First of all, we will construct a Cartesian coordinate system, x-axis, y-axis and z-axis. X-axis, y-axis and z-axis.
if we treat this as a vector, so Ox is a vector, Oy as a vector, Oz as a vector, so we want to find out यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस और ओएक्स के अलोंग का यूनिट वेक्टर क्या होगा हम लोग फाइंड करना चाहते हैं। तो देखो फॉर्मूला तो यही रहेगा, फॉर्मूला हम लोग अभी देखा। जस्ट अगर मेरे पास एक वेक्टर है, मेन वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, 1 से ज्यादा है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर? उस वेक्टर के उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो अगर मैं इसको वेक्टर ट्रीट कर रहा हूँ, ओएक्स को अगर हम लोग वेक्टर ट्रीट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग उसी के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड करें तो हमें क्या मिलने वाला है? ओ एक्स के अलोंग का यूनिट वेक्टर, जो कि क्या कहा जाता है? आई कैप। साइंटिस्ट ने इसका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन आई कैप के फॉर्म में किया। तो आई कैप जब भी हम लोग लिखेंगे, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। इन द सेम मैनर ओवाई को अगर हम वेक्टर ट्रीट करें, ओवाई को अगर वेक्टर ट्रीट करें और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो ओवाई के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग का जो यूनिट वेक्टर क्रिएट होगा उसको हम लोग बोलते हैं जे कैप। तो जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। इसके अलोंग का यूनिट वेक्टर जे कैप। In the similarly, you can k cap is the unit vector along z axis. इनको हम लोग बेस वेक्टर भी बोलते हैं। I cap, j cap and k cap are the unit vector along x axis, y axis and z axis. यहाँ पर एक टर्म है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब सिंपल है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप देखो I cap, j cap के साथ एंगल कितना सबटेंड कर रहा है? 90 डिग्री। I cap, k cap के साथ कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 90 डिग्री। सब आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट ऑर्थोगोनल। सो दीज आर द 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। आई कैप इज अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप इज अलोंग जेड एक्सिस। नाउ अब हम लोग सीखते हैं कि हम लोग इसको यूज कैसे करते हैं। वी हैव सीन द फॉर्मूला फॉर यूनिट वेक्टर। हाउ कैन वी फाइंड आउट यूनिट वेक्टर इफ आई हैव गिवन अ मेन वेक्टर बाय दिस वे। आई एम राइटिंग अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन इजिली कनेक्ट विद दिस फॉर्मूला। अगर मैं इसका कोरोलरी जानना चाहूँ, इसका रिवर्स करना चाहूँ, तो क्या मिलने वाला है मुझे? मैं एक बहुत बड़ा कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ से। इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई इट, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट? सी वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाई इट्स ऑन यूनिट वेक्टर। ये क्या चीज है? ये एक बहुत ही फैबुलस फॉर्मूला मिला है हमको वेक्टर क्रिएट करने का। हम किसी भी वेक्टर को क्रिएट कैसे कर सकते हैं? अगर हमको उस वेक्टर का एटलीस्ट मैग्नीट्यूड पता हो और उस वेक्टर का डायरेक्शंस पता हो। तो अगर हम लोग मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग उस मेन वेक्टर तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमको वेक्टर को क्रिएट करना है, कुछ भी वेक्टर में सोचना है, तो हमें 2 चीज का इंफॉर्मेशन होना होगा। एक मैग्नीट्यूड पार्ट का होना होगा, मैग्नीट्यूड पता होना पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड पता होना पड़ेगा, और फिर उसका यूनिट वेक्टर यानी कि डायरेक्शन यूनिट वेक्टर पता होना होगा। और जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे वी विल गेट अ वेक्टर। तो वेक्टर बनाने के लिए, मेन वेक्टर क्रिएट करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा? उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर डायरेक्शंस। और जब भी मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे हमको मेन वेक्टर मिलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे एक किया है, हेडिंग्स दिया है, हाउ कैन वी थिंक द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। ये कैसे सोच सकते हैं हम? सपोज अगर मैं ये बोलता हूँ, आप समझो इस प्रॉब्लम्स को, इस सिचुएशंस को मैं कैसे शॉर्ट में वेक्टर में सोच सकता हूँ। जैसे मैं ये बोलता हूँ, ए मैन इज वॉकिंग विथ ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। मैंने इतना बड़ा सेंटेंस बोला, ए मैन इज वॉकिंग विथ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। क्या मैं इसको वेक्टर में सोच सकता हूँ? तो मैं सोच सकता हूँ। देखो मैंने बोला ए मैन, कोई मैन है, वो भाग रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपको डायरेक्शंस का नॉलेज तो, बेसिक नॉलेज तो है ही हम लोगों को, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। भाग किधर है?
5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर आवर क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है, स्पीड का स्पीड है, वो मैग्नीट्यूड है, दैट इज ओनली मैग्नीट्यूड। और किस डायरेक्शन में भाग रहा है, ईस्ट के तरफ। तो अगर हम इसको वेक्टर में लिखना चाहेंगे उस मैन के सिचुएशंस को, तो वेलोसिटी वेक्टर होता है, हम लोग क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, दैट इज 5। और ईस्ट के तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, ईस्ट के तरफ आई कैप होता है, आप रिमेम्बर आई कैप ईस्ट के तरफ, जे कैप नॉर्थ के तरफ, ईस्ट के तरफ आई कैप, नॉर्थ के तरफ जे कैप, और वेस्ट के तरफ माइनस आई कैप, साउथ के तरफ माइनस जे कैप आउटसाइड। तो अगर हम लोग यहाँ पे छोटा सा आई कैप मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हम इसको बता पाएंगे, और यहाँ पर अगर ये बता पाएंगे कि मैन इज वॉकिंग विथ वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, बोल पाएंगे हम। तो बहुत अच्छा होगा कि अगर हम लोग उसका यूनिट भी देते, मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट किलोमीटर पर आवर, तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, क्योंकि उसमें इसका मैग्नीट्यूड 5 और यूनिट वेक्टर आई कैप। तो हम देखो इतना बड़ा सा सेंटेंस को मैंने बोला, ए मैन इज वॉकिंग विथ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। इतना बड़ा सेंटेंस को रिड्यूस करके वेक्टोरियली कैसे लिख दिया, 5 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ए वेक्टर कि हम हर एक सिचुएशंस को, हर एक प्रॉब्लम्स को वेक्टर में सोच सकते हैं। सो द फॉर्मूला इज वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। सो वी कैन फाइंड main vector A. So far we have the formula for unit vector, A cap equal to vector A upon magnitude of vector A, and vector A equal to magnitude of vector A multiply by A cap। ये दो फॉर्मूला अपने पास आ गया है। Now we are going to see some problems based on unit vector. So vector A equal to 3i cap plus 4j cap. So हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। हम बेसिक क्वेश्चन लिया है यूनिट वेक्टर के ऊपर में, हम लोग ये मेरे को मेन वेक्टर है, हमको फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। हम लोग कैसे कर सकते हैं, सी फॉर्मूला हम लोग के पास पता है हम लोग को, ए कैप इक्वल टू मेन वेक्टर होल डिवाइड बाई magnitude of that vector. Okay, so first of all you need to know how can we find magnitude of any vector, how can we find magnitude of any vector, ये आपको पता होना पड़ेगा। कैसे हम लोग पता करेंगे इसका, सिंपल फॉर्मेट, सपोज करो कोई वेक्टर A इक्वल टू लिखा हुआ है A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। अब ये देख के डरना नहीं है, ये सब क्या है, कंपोनेंट फॉर्म है। ये ए वेक्टर का x पार्ट है, ये ए वेक्टर का A2 y पार्ट है, A3 ए वेक्टर का z पार्ट है। तो अगर आप x पार्ट को i कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर बन जाएगा x के लॉन्ग, फिर A2 को जो कि y पार्ट है j कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो वही वेक्टर बन जाएगा। इसी तरीके से A3 को आप k कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर बन जाएगा z के लॉन्ग। तो ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका जो ओरिएंटेशन है वो 3D में है, 3D में है, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ऐसा है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, हम लोग इसको डिटेल्स में देखेंगे अभी, वो है ये फॉर्मूला, x पार्ट का स्क्वायर, y पार्ट का स्क्वायर प्लस z पार्ट का स्क्वायर। इसको हम लोग बोल सकते हैं x कंपोनेंट ऑफ a होल स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट ऑफ a होल स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट ऑफ a होल स्क्वायर का रूट अंडर करने से उसका मैग्नीट्यूड आता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखें कितना आएगा मैग्नीट्यूड, वेक्टर a इक्वल टू रूट अंडर 3, बिकॉज x कंपोनेंट यहाँ पे 3 है, आई कैप के जो बगल में होगा दैट विल बी x कंपोनेंट। इन द सेम मैनर 4 होल स्क्वायर, सो व्हाट विल बी द फॉर्म, 3 स्क्वायर 9 प्लस 16 मेकिंग इट 25 इक्वल टू 5। नाउ पुट इट आउट ऑन दिस फॉर्मूला। सो a कैप विल बी इक्वल टू वेक्टर a विच इज 3i कैप प्लस 4j कैप होल डिवाइडेड बाई 5, because magnitude of this vector is 5, so we can write in this format 3 by 5 i cap plus 4 by 5
j cap. This is called rectangular component also. We will see in details in the rectangular component when we. तो ये प्रॉब्लम था जिसमें मेन वेक्टर हमें पता था, हमको फाइंड करना था यूनिट वेक्टर। अब हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं, सेकंड तरीके से सोचते हैं। अगर हमको ये दिया होता और हमको पूछ देता व्हाट इज द वेक्टर, मेन वेक्टर, तो हम लोग कैसे आगे प्रोसीड करते? सी सपोज अब मेरे को इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके सोच रहे हैं। सपोज मुझे यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, वी हैव गिवन यूनिट वेक्टर ए कैप इक्वल टू, ये हमें दिया हुआ है 3/5 आई कैप प्लस 4/5 j cap. This is given. Now we have to find out the vector. What can we do? Using the formula vector A equal to magnitude of that particular vector multiply by its own unit vector. So what is the magnitude part which was 5? Magnitude इसका अगर हम निकालें तो 1 आना चाहिए. So what is the formula for what is the magnitude part was 5 and A cap is this much. 3/5 I cap plus 4/5 j cap. Multiply by it, you will be getting 3, 5 cancel out, 3 I cap plus 4 j cap. Ultimately, we are reaching to the our main problem. और प्रॉब्लम्स देखो आप, बहुत ही इजी टाइप का प्रॉब्लम है, जस्ट टू मेक आवर कॉन्सेप्ट कंक्रीट, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रॉब्लम है ये सब। अब ये क्वेश्चन है, दिस एक्सप्रेशंस, एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √2 और स्केलर वेक्टर। तो एक कॉमन सेंस का बात है कि ये तो होगा ही नहीं स्केलर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो ये मैग्नीट्यूड है और उसमें यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई हुआ है। अभी मैंने सिखाया कि मैग्नीट्यूड जब भी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो वेक्टर बन जाएगा, यहाँ भी वेक्टर बन जाएगा, और दो वेक्टर का सम भी क्या होगा? एक वेक्टर होगा। तो डेफिनेटली ये तो एक वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये ऑप्शन से सही कटेगा। अब इनमें से कौन सा वेक्टर है उसके लिए चेक करना है हमको। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सिंपली इसको एक एज्यूम कर लेंगे। जैसे सपोज ये एक वेक्टर ए है, 1/√2, सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, ऐसा एजम्पशन ले लेंगे, 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। इसका हम लोग मॉड ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेके चेक करते हैं कि क्या है ये। मैग्नीट्यूड का तरीका मैंने सिखा दिया आपको, x² प्लस y² प्लस z²। तो x यहाँ पे 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर, विल बी गेटिंग व्हाट? 1 + 1 नीचे में 2, सो विल बी गेटिंग 2/2 इक्वल टू 1। किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है? किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है? द आंसर इज यूनिट वेक्टर। तो इस तरह का बेसिक क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिट वेक्टर। Go. Okay. Cancel. P. We have another question. Vector P plus vector Q is a unit vector along x-axis. If vector P is this much, then what is the value of Q? Option A this much, B, C and D. So कौन सा इसमें options correct होगा? We have to find out. Vector P plus Q. Given that, how can we solve? Given that vector P plus vector Q equal to यूनिट वेक्टर along x axis क्या होता है? We know that I cap. हमको पता करना है Q. P वेक्टर इज गिवन. वेक्टर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर P? I cap प्लस J प्लस 3 माइनस J cap प्लस K cap प्लस Q इक्वल टू I cap. So it implies that ये उधर चला जाएगा. So it will be Q वेक्टर इक्वल टू I cap माइनस J cap plus K cap. So it will be ultimately something like that, J cap minus K cap, J cap minus K cap, B will be the right answer. टाइप का क्वेश्चन देखो आप, if a unit vector is represented by this much, then the value of C इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो हमको इसमें आप देखो x कंपोनेंट पता है, y कंपोनेंट पता है, लेकिन z कंपोनेंट अननोन है, c इज अननोन। तो ये c जो अननोन पैरामीटर है उसका वैल्यू क्या होगा हमको पता करना है। जबकि ये बोला है कि ये ऑट एंड आउट ये कैसा वेक्टर है? एक यूनिट वेक्टर है। तो पहले हम इसको एक यूनिट वेक्टर के साथ ट्रीट करेंगे। लेट ए कैप मान लेंगे उसको, लेट ए कैप इक्वल टू 0.5 आई कैप प्लस तेजी के साथ करेंगे। इस तरह का प्रॉब्लम में कोई खास नहीं है,
कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं ऐसा। तो हम लोग को पता है यूनिट वेक्टर बोल दिया यानी कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ले लेते हैं इधर, मैग्नीट्यूड 1 इधर भी लेना पड़ेगा 0.5 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी जे कैप। मैग्नीट्यूड का मतलब यूनिट वेक्टर का मतलब 1 और इसका मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया रूट अंडर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कि 0.5 का होल स्क्वायर 0.8 का होल स्क्वायर सी स्क्वायर। So 0.5 whole square means 2.25. So 0.25, 64, 0.64 and c square. 9 ये तो calculations है 0.89 plus c square. We have to remove this square. तो क्या करेंगे हम लोग दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेंगे. On squaring on both side. On squaring both side. तो इधर क्या हो जाएगा 0.89 प्लस सी स्क्वायर रूट हट जाएगा 1 हो जाएगा एंड सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.89 हो जाएगा और यू कैन सब्ट्रैक्ट इट। तो 1.00.89 इस तरह का आएगा वैल्यू 0.11 और स्क्वायर को हटाओगे आप तो यू कैन राइट दिस। So I think the right answer will be B. Problems है a truck traveling due north at 20 meter per second turns west and travels at the same speed means मतलब 20 meter per second ही the change in velocity will be। फिर से ध्यान सुनो आप, एक ट्रक है जो नॉर्थ की तरफ चल रहा है विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, टर्न कर जाता है वेस्ट की तरफ उसी स्पीड से। तो हमें पूछ रहा है चेंज इन वेलोसिटी। वेक्टर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपके पास। तो नॉर्थ की तरफ चल रहा है यानी कि हम उसको वेक्टर में कैसे सोचेंगे 20 इनिशियल वेलोसिटी 20 जे कैप मैग्नीट्यूड 20 है और नॉर्थ की तरफ का यूनिट वेक्टर यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप और फाइनली क्या हो गया वो मुड़ गया है इस तरफ मुड़ गया वेस्ट की तरफ वो नई स्पीड से। तो इस तरफ का होगा माइनस आई कैप तो माइनस 20 आई कैप। हमसे पूछा था चेंज इन द वेलोसिटी डेल्टा वी पूछा है हमसे। तो डेल्टा वी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल विच इज अल्टीमेटली इक्वल टू माइनस 20 आई कैप माइनस 20 जे कैप। इसका प्लॉट कर लेंगे दोनों निगेटिव में है तो माइनस 20 आई कैप किधर आएगा इधर आएगा, माइनस 20 जे कैप किधर आएगा इधर आएगा, माइनस 20 आई कैप माइनस 20 जे कैप। तो रिजल्टेंट इसका ये हो जाएगा। अभी हम लोग जस्ट सीखेंगे पैराग्राम्स लॉ और रिजल्टेंट क्या होगा, ये एंगल कितना इनके बीच में 90 है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा इनका मैग्नीट्यूड चेंज इन द वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर हमने सिखाया मैग्नीट्यूड निकालने के लिए माइनस 20 का स्क्वायर प्लस फिर से माइनस 20 का स्क्वायर। ये एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट वी कैन राइट इट 20 स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस अगेन 20 स्क्वायर और ये तो आप जान ही रहोगे 20 बाहर चला जाएगा √2 हो जाएगा। और डायरेक्शंस क्या होगा आप देखो ये डायरेक्शंस क्या है, इधर क्या है साउथ है, इधर क्या है वेस्ट है, ये आ रहा है साउथ वेस्ट। तो कौन सा सही होगा द राइट आंसर विल बी नया टॉपिक उसी के कंटिन्यूअस में एडिशन ऑफ वेक्टर और सम ऑफ वेक्टर। पहला बात आपको समझना पड़ेगा कि दो वेक्टर को जब हम लोग ऐड करते हैं सपोज वेक्टर ए और उसमें एक दूसरा वेक्टर ऐड किए बी तो जो आंसर आएगा दैट विल बी अ वेक्टर। उसको हम लोग वेक्टर में वेक्टोरियली उसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर कोई नया वेक्टर टाइप का नहीं है, वो क्या है एक्चुअली दो वेक्टर का सम का वो आंसर होता है। जो हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं उसके बाद जो आंसर लिखते हैं दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। तो वो निकालने का 3 मेथड है रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का। पहला है हेड टेल मेथड, फिर है ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन, उसके बाद है पैराग्राम्स लॉ। हम लोग 1 by 1 इसको देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हेड टेल मेथड से। ये मेथड क्या है आप सिर्फ सीखो इसमें आपको वेक्टर को लेना है ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में लेना पड़ेगा। सेम ऑर्डर क्या होता है, सपोज एक वेक्टर मेरा यहाँ पे है वेक्टर ए, ये वेक्टर है और दूसरा वेक्टर कहीं इधर है अलग बी। हम इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं तो आपको सिखा चुके हैं कि इस वेक्टर को हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी प्लेन में। हम लोग इसको ऐड करना चाहते हैं, वी हैव टू फाइंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे,
हम चाहे तो इसको ट्रांसफर के इस पे लेके चले जाएं या फिर इसको इधर लेके आए, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग? सपोज करो ये किया हमने, वेक्टर ए और बी को लेके आ गए, ये बी है। उस सिचुएशन में जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कौन सा होगा, वो आप समझो। सबसे फर्स्ट वेक्टर का जो टेल पॉइंट है और सबसे लास्ट वेक्टर का जो फाइनल पॉइंट है, हेड पॉइंट है, उसको ज्वाइन करने वाला वेक्टर, दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। ऑलवेज रिमेम्बर दिस। क्या करना है हम लोगों को? दो वेक्टर को ऐड करने के लिए पहले उन दोनों वेक्टर, ये तभी लिख सकते हैं जब दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में होगा। व्हाट इज सेम ऑर्डर? जैसे यहाँ पर है टेल, यहाँ पर है हेड, तो फिर से यहाँ पर टेल है, फिर से यहाँ पर हेड है। ऐसा अगर सीक्वेंस मेंटेन होता हो तो कहा जाएगा वेक्टर्स आर इन द सेम ऑर्डर। उस सिचुएशन में जो फाइनल वेक्टर होगा उसका हेड पॉइंट और जो सबसे फर्स्ट वेक्टर होगा उसका टेल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर विल बी द आंसर, रिजल्टेंट वेक्टर। अब एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, वेक्टर ए इक्वल टू -2i कैप प्लस जे कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू 3i कैप -2j कैप। सपोज हमें ऐसे फाइंड करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना है। तुम क्या करने वाले हैं? सिंपली ये अगर वेक्टर इससे रिप्रेजेंट हो रहा हो और ये वेक्टर इससे रिप्रेजेंट हो रहा हो, तो फिर इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? आर वेक्टर। इन दोनों का सिंपली सम होगा। तो इन दोनों का सम करने पर क्या होने वाला है? वेक्टर आर इक्वल टू माइनस ए प्लस बी। सो यहाँ पे लिखता हूँ, नीचे डाउनलोड जा रहा है, यहाँ पे लिखता हूँ वेक्टर आर इक्वल टू ए इज नथिंग बट -2i कैप प्लस जे कैप प्लस बी इज 3i कैप -2j कैप। व्हाट इज गोइंग टू बिकम, ये वाला इसके साथ ऐड होगा तो माइनस प्लस माइनस, पहले न्यूमेरिक तो प्लस आई कैप आ जाएगा, -2 + 3 1 और प्लस -1 माइनस तो माइनस जे कैप। दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। इसका हम लोग प्लॉट भी कर सकते हैं, आई कैप माइनस जे कैप का। इसका प्लॉट कहाँ चला जाएगा? इसका प्लॉट चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है। सपोज वी हैव लोकलाइज्ड वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। इस तरह से मेरे पास ऐसे लोकलाइज्ड वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। सपोज हम सबको ऐड करना चाहते हैं तो हमको सब देखना पड़ेगा, सब सेम ऑर्डर में लेना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे लेंगे? जैसे ये वेक्टर ए है तो इसका हेड से इसका टेल को लेके आना पड़ेगा, ये लेके आएंगे। उस केस में क्या होगा? ये वाला क्या मिलेगा हमको? ये क्या देगा? एक वेक्टर बन जाएगा। वो कितना होगा वैल्यू? ये वेक्टर ए है और ये वाला वेक्टर बी है, तो डेफिनेटली वाला वेक्टर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। ये क्या होगा? एक सिंगल वेक्टर बन जाएगा इन दोनों का टेल। फिर इस वेक्टर के हेड पे ये जो वेक्टर है उसका टेल लाना होगा, ऐसे जो सी वेक्टर है। उस केस में फिर से क्या होगा? फिर से आप देखो, टेल हेड, तो रिजल्टेंट ये होगा। वो कितना वैल्यू होगा उसका? उसका वैल्यू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। और फाइनली ये एक वेक्टर बन जाएगा, सिंगल वेक्टर, उसका इसका टेल इसके हेड पे आएगा, तो ऐसा है, इस तरह का है। इसको मैं ब्लैक से करता हूँ, रिजल्टेंट में रेड से लूंगा। तो सपोज ये है आपका डी। उस सिचुएशन में जो फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो तो ये होगा ना, सबसे फर्स्ट वाला का टेल और सबसे लास्ट वाला का ये। तो ये कितना मिलेगा हमको? ये रिजल्टेंट, फाइनल रिजल्टेंट मिलेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। दिस इज ऑल अबाउट हेड टेल मेथड। इसमें ध्यान क्या देना है हमको कि वेक्टर को सेम ऑर्डर में देना है, टेल हेड, तो फाइनल आंसर हो जाएगा हेड टेल। आप देखो यहाँ से के बाद ये सब कैसे चल रहा था, टेल हेड, तो आंसर क्या होता है? हेड टेल। ये अगर मेंटेन हो रहा है आपका, मतलब अगर आप टेल से हेड फिर प्लस टेल से हेड जाते हो फिर प्लस टेल से हेड जाते हो, तो आंसर क्या होगा? हेड से टेल। तो ये होगा फाइनल आंसर, रिजल्टेंट वेक्टर। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस लॉ। नाउ अब लोग दूसरे मेथड पे आ गए हैं, दैट इज ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन। तो नाम से ही बहुत ही क्लियर है कि ये ट्रायंगल्स का लॉ है। तो इसको कैसे हम लोग विजुअलाइज करेंगे? सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड अनदर वेक्टर इज बी, वेक्टर ए एंड अनदर वेक्टर इज बी। और ये एक्ट कर रहा है, सपोज दैट कुछ एंगल पर एक्ट कर रहा है, सपोज दिस एंगल इज थीटा, और हम इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं। इस बार मेरे को एंगल दिया हुआ है वेक्टर ए और बी,
एंगल थीटा पे एक्ट कर रहा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर विल बी द थर्ड साइड विच इज मेकिंग अप द ट्रायंगल। रिजल्टेंट क्या होगा उस केस में, ये वाला होगा रिजल्टेंट, जो कि इसके आ जाने से एक ट्रायंगल बन जाएगा। ये होगा रिजल्टेंट ऑफ दैट वेक्टर, जो रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वो अभी हम लोग देखेंगे। आप इस लॉ को समझ पाए, बेसिक समझ पाए, इसका कंसेप्ट क्या है, इसका कंसेप्ट समझो आप तो इसका डेफिनेशन तो लिखे लोग अच्छा बुक में है डेफिनेशन, नो डाउट। इसका क्या है, इफ वी आर टेकिंग टू वेक्टर एज द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल in the same order and acting between angle theta, then the third side of the triangle will be the resultant. Then the third side will be the resultant vector of the two vector. Yeah, the third side will be the sum of the two vectors. अब हम लोग देखते हैं हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं इसको। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले समझ लिए आप इस लॉ को क्या है, इसका लॉ का क्या है बेसिक फिजिकल मीनिंग, कि अगर मेरे पास दो वेक्टर है, इस तरीके से आए हैं, दो वेक्टर की ट्रायंगल का दो साइड बन गया है, इसका जिसका एक साइड का यूनिट मैग्नीट्यूड है ए यूनिट और दूसरा साइड का मैग्नीट्यूड है बी यूनिट। तो हमको पता करना है इन दोनों को ऐड करने पर क्या होगा रिजल्ट इसका, अगर उनके बीच का एंगल थीटा दिया है तो ठीक है। तो थर्ड साइड होता है रिजल्टेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कुछ भी नहीं लगा सकते, तो हम क्या करेंगे, ये जो साइड है ना इसको हम लोग एक्सटेंशन देंगे, थोड़ा आगे लेके जाएंगे, और उसके बाद क्या करने वाले हैं हम लोग वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करने वाले हैं इसके हेड से इसके बेस पे। थ्योरेटिकली अप्रोच के साथ देख रहे हैं हम लोग इसको कैसे ऐड कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि मेरे पास पी क्यू एक वेक्टर है, ये गिवन है, एंड क्यू से एम एक वेक्टर है बी, इतना चीज हमको गिवन है, ये सारी चीजें हमें गिवन है। और क्या गिवन है, एंगल बिटवीन थीटा गिवन है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और हम लोग का टारगेट क्या है, टारगेट हमेशा पता होना चाहिए, हम लोग क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, ये फाइंड करना है हमको रिजल्टेंट व्हिच इज ए प्लस बी। अब ध्यान सुनिए, प्रॉब्लम कहाँ पे फंस सकता है, प्रॉब्लम यहाँ पे फंस सकता है, अगर हम दो वेक्टर इंडिविजुअली पकड़े, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी एक वेक्टर आएगा, ठीक है ना। वो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो वेक्टर होगा, और वेक्टर के पास दो क्रूशियल थिंग्स होगा, एक होगा उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा वाला होगा उसका डायरेक्शंस। तो हमको दो पार्ट में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब भी हम दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो उसका दो पार्ट में सॉल्यूशन होगा, एक पार्ट तो होगा उसका मैग्नीट्यूड पार्ट, दूसरा वाला पार्ट होगा डायरेक्शन पार्ट। तो अभी जो हम लोग फर्स्ट हाफ में करेंगे वो करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट हम लोग अभी देखेंगे, फर्स्ट पार्ट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड पार्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ आर का हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। ये ऊपर लिखता हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है हम लोग के पास। तो हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ पे इसको एक्सटेंड करके ये लेके आए। अभी अगर हम इसको सोचें तो हमें यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, PMN, इसमें हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। किसका मैग्नीट्यूड निकालना है, रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट कैसा है, ऐसा है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, सिर्फ इसका लेंथ चाहिए, हमको लेंथ चाहिए होगा। ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है, हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ये वाला पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट M है, हमको सिर्फ इसका लेंथ निकालना है। लेंथ निकालने के लिए अगर हम इसको सोचें, ज्योमेट्री का हेल्प लें, तो ये हमको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें ये हाइपोटेनियस दिखता है, ये बेस दिखता है, और ये परपेंडिकुलर विजुअलाइज हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हाइपोटेनियस निकालने के लिए बेस और परपेंडिकुलर पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर भी हमको नहीं पता है, और बेस में सिर्फ इतना साइड पता है, ये भी नहीं पता है। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। कैसे, हमको पता है ना इसका लेंथ कितना है, b है, और ये एंगल थीटा है, तो क्या हम ये नहीं निकाल सकते, ये निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकाल सकते हैं, कॉस लगा करके हमको ये निकालना है, ये पता है हाइपोटेनियस। तो ये साइड कितना हो जाएगा, b cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू b अपॉन हाइपोटेनियस। और ये कैसा होगा, p अपॉन h, तो साइन लगा देंगे, तो यहाँ पे ये पर मालूम चल जाएगा b साइन थीटा। तो हम लोग दो और चीज जान गए कि Qn इक्वल टू b cos थीटा एंड Mn इक्वल टू b sin थीटा। नाउ वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल को थोड़ा सा अलग करके जूम करके दिखा रहा हूँ, बड़ा करके, सो दैट वी कैन फील इट। इस ट्रायंगल को बड़ा करके दिखा रहा हूँ मैं।
थोड़ा और बड़ा लेता हूँ, ऐसा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। इसमें ध्यान देना, ये हमको निकालना है आर। ये वाला साइड यहाँ पे क्या है, ये टोटल साइड हो जाएगा मेरा कितना, यहाँ तक क्या है ए, और यहाँ के बाद क्या है बी कॉस थीटा। टोटल साइड हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला साइड हो जाएगा बी साइन थीटा, बी साइन थीटा हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो फिर रिजल्टेंट कैसे आएगा, रिजल्टेंट तो पाइथागोरस थ्योरम से आ ही सकता है। रिजल्टेंट का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस साइड का स्क्वायर प्लस दिस साइड का स्क्वायर, मतलब कि बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको लोग अरेंज कर ही सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर पे एक्सपेंशन दे सकते हैं, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। इसको पहले ए स्क्वायर और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन, तो बी स्क्वायर को अगर हम लोग कॉमन कर ले तो क्या होने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ये 1 हो जाएगा अल्टीमेटली। तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी इंटू कॉस थीटा। ये आर स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, और सिंपली आर इक्वल टू क्या होगा, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ये हम लोग का एक ही पार्ट अभी सॉल्व हुआ है, अभी तो 50% ही सॉल्व हुआ है, अभी तो और बाकी है। दिस इज ओनली, इसको थोड़ा अलग तरीके से भी हम लिख सकते थे। हम लोग क्या लिख सकते थे इसको, वी कैन राइट ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इसको। आर क्या था एक्चुअली, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड था, तो ये जो हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते थे। यहाँ के बाद सीधा यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड विच इज आर इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड लेने के बाद तो स्केलर ही हो जाता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू कॉस थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। So this is all about our magnitude of resultant of vector. Now second part which is calculation of directions of resultant. मैं इसको ज्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूँ क्योंकि वेक्टर इज ऑल अबाउट डायरेक्शंस। अगर वही निकाले नहीं आया तो वेक्टर में आपको कुछ भी नहीं आया, तो मैं उसको ज्यादा इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि डायरेक्शंस निकालने आना चाहिए। तो डायरेक्शंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये वेक्टर आया मुझे ये, तो ये वेक्टर का डायरेक्शंस क्या हो सकता है। अगर मैं ये वाला एंगल मेजर कर पाऊँ तो मैं बता सकता हूँ कि ये जो वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री पर है, या 53 डिग्री पे है, या 42 डिग्री पे है, 60 डिग्री पे, वॉटेवर। तो हमें क्या करना होगा, इस एंगल को फाइंड आउट करना होगा। इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, मुझे ये वाला पता है साइड्स, और ये वाला साइड्स पता है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, तो ये है परपेंडिकुलर साइड और ये है बेस साइड। अगर हम इस एंगल को कंसिडर कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, tan लगाएंगे हम लोग। तो डायरेक्शंस पार्ट के लिए हमको tan अल्फा लेना पड़ेगा। tan अल्फा विल बी इक्वल टू हाउ मच, परपेंडिकुलर विच इज b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा होगा। ये जो अल्फा होगा वो होगा, ये जो अल्फा एंगल कैलकुलेशन होकर के आएगा अल्फा, जो कि tan इनवर्स बनेगा इनका b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। ये जो मेजर्ड होगा, मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर के साथ हमने मेजर किया है। a वेक्टर के साथ कितना बना रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। ये ध्यान देना है हमको, ये डायरेक्शंस पार्ट है। तो एक वेक्टर को जब आप ऐड करते हो तो आपको ऐड करने के लिए कम से कम आपके पास 2 वेपन्स होना चाहिए, 2 टूल्स होना चाहिए, 2 हथियार होना चाहिए आपके पास। पहला कौन सा, ये, अगर वो 2 वेक्टर के बीच में एंगल थीटा से एक्ट कर रहा हो, पहले तो ये होना चाहिए आपके पास मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी इंटू कॉस थीटा होना चाहिए आपके पास।
और दूसरा चीज उसका डायरेक्शंस भी पता होना चाहिए आपको, वो होगा सेकेंड वेक्टर साइन थीटा अपॉन फर्स्ट वेक्टर सेकेंड वेक्टर कोसाइन थीटा। ये दो पार्ट आपके पास होना चाहिए, तब आप दो वेक्टर को ऐड करके लिख सकते हो। तो अभी तक हम लोग सो फार अपने लेक्चर्स में वेक्टर के बारे में इंट्रोडक्शंस, ट्रांसलेटरी थिंग्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर, थोड़ा एडिशंस ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स, प्रॉब्लम्स करने के बाद हम लोग ट्रायंगल्स लॉ तक पहुंच गए हैं। ट्रायंगल्स लॉ तक का हम लोगों ने इसका जो एनालिटिकल पार्ट है, एनालिटिकल पार्ट, मैथमेटिकल एनालिटिकल पार्ट, वो तक हम लोग पहुंच चुके हैं, समझ चुके हैं कि वेक्टर को ऐड करने में हमें कौन कौन सा फॉर्मूला रिक्वायर्ड है, वहां तक आ गए हैं। अब हम लोग को करना होगा नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ एडिशंस। उसके बाद इसके ऊपर में हम लोग बहुत तरह का प्रॉब्लम्स करेंगे, मॉडरेट लेवल से लेकर टफ लेवल तक अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप स्टडिंग एट होम।